तो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की। When the definition, center of gravity की definition, center of gravity is the point where whole weight of the body is supposed to act, जहाँ पर पूरी बॉडी का वेट सपोज किया जाएगा कि वेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मार्कर है, अब हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर वेट नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को टच करूँ तो प्रिंट हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से अगर मैं इसको कर रही हूँ तो मेरा जो है बिल्कुल स्मूथ रहेगी। इट मीन्स हमारा जो मिडिल पॉइंट है इसके ऊपर हमारा पूरा वेट इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास पूरी की पूरी रोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल पॉइंट आ जाएगा। सेंट्रोइड क्या होगा हमारे पास? अब हमारे पास अगर मेरी सरफेस स्मूथ नहीं है, अगर मेरी सरफेस स्मूथ है या फिर स्मूथ नहीं है, स्मूथ है तो मेरा सेंट्रोइड जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होगा। सरफेस स्मूथ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है सारी की सारी जगह, किसी भी जगह मोटी पतली नहीं है, तो सेंट्रोइड जो होते हैं वो मिडिल पॉइंट होता है। तो मिडिल पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रोइड बराबर हो जाएगा जब मेरा सरफेस स्मूथ होगी। लेकिन अगर मेरी सरफेस स्मूथ नहीं है तो मेरा सेंट्रोइड तो मिडिल पॉइंट ही है, लेकिन मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं भी हो सकता है अगर मेरी सरफेस स्मूथ नहीं है। लेकिन अब जो हमारे सिलेबस में चल रहा है, हमारी जो सर्फेसिस हैं वो स्मूथ ही हैं, तो मेरा सेंट्रोइड लिखूं या मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखूं, दोनों सेम थिंग है। तो हमारे पास सपोज इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल के दिखाना है, एक्स बार वाई बार जी हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हमारा जो वर्किंग रूल होगा तो हम इसको छोटी छोटी स्ट्राइप्स में डिवाइड करेंगे। तो एक स्ट्राइप ली अगर मैंने उसकी, इसका वेट सपोज कर लिया, वेट ऑफ दिस इज ith स्ट्राइप, दिस इज फर्स्ट स्ट्राइप, सेकेंड स्ट्राइप, थर्ड स्ट्राइप, WI डेल्टा WI। और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मैंने स्मॉल XI बार स्मॉल बार लेगा। तो हमारे पास दिस इज स्मॉल यूनिफॉर्म, दिस इज स्ट्राइप है, मिडिल पॉइंट के ऊपर इसका वेट कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा है। तो टोटल हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा क्या बनेगा हमारे पास, इन सभी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का x1 बार इंटू डेल्टा 1 बार, इसके हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जहाँ इसका वेट एक्ट कर रहा है, और फिर आगे इसी तरह से x2 बार डेल्टा 2 बार, एवरेज से निकाल के हमारे पास xn बार डेल्टा n बार डिवाइडेड बाय डेल्टा W1 डेल्टा W2, पूरी की पूरी डेल्टा इन सबका जो सम है टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैपिटल W हम कर लेते हैं, होल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो y बार इसी तरह से y1 बार डेल्टा W1, y2 बार डेल्टा W2, yn बार डेल्टा Wn, and that is delta W1 delta W2 delta W1 and that is whole weight of the body। तो मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होल बॉडी का कैसे निकालेंगे, हम स्मॉल स्ट्राइप्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, उनको उनके वेट के साथ मल्टीप्लाई करके उनका एवरेज लेना है हमने वेट से, तो वो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा इसका पूरी कंप्लीट बॉडी। अगर मेरी ये स्ट्राइप्स को इनफाइनाइटली मैंने सम तक ले जाओ तो वो जो मेरा जो सम है वो मेरा इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। दैट वुड बी x bar stands for and dw and divided by w, where x bar y bar क्या है, ये जो अंदर, this is center of gravity of small weight delta। इस जो डेल्टा W स्मॉल वेट आएगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और कंप्लीट बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा मेरे पास। अगर मेरा ऑब्जेक्ट वायर की फॉर्म में इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट, फिजिक्स में तो हम इसको वायर कह देंगे, मैथमेटिकली इसको हम कर्व की शेप में कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज वायर, या फिर मैं इसको कहूँ कर्व बन रही, आर्क ऑफ ए कर्व, एक आर्क बन रही कर्व। तो हमारे पास जो स्मॉल पीसेस होंगे वो इस तरह से लेंथ के, तो मेरा जो वेट होगा डेफिनेटली मेरे लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, वेट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो वेट जो होगा मेरा पास दिस इज समथिंग में, और हमारे पास L ले रही हो या फिर मैं अगर मैथमेटिकल ले रही हूँ तो वेट इज प्रोपोर्शनल टू S मीन्स आर्क लेंथ।
तो अगर मैं इसी को लेके चलूँ मैथमेटिकल सेंस में, विच इज मेरा प्रोपोर्शनल आ गया एस के, तो W इज समथिंग K टाइम्स एस। इट मीन्स K मेरा क्या होगा, दिस इज वेट पर यूनिट लेंथ होगा मेरा K के बराबर। तो टोटल, अगर मेरी टोटल लेंथ एस है तो टोटल वेट आ जाएगा। तो DW आ गया इज K टाइम्स ds, स्मॉल आर्क लेंथ, एंड दिस इज वेट पर यूनिट लेंथ। K की वैल्यू क्या आ जाएगी, W ओवर S, वेट पर यूनिट लेंथ। तो DW आ गया, स्मॉल DW पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, K टाइम्स ds। तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा इन केस ऑफ आर्क ऑफ ए कर्व, दिस इज x बार, फिर से यही x बार y बार मिडिल पॉइंट, x बार DW is K times ds and that is K times s, whole arc length। K से K खत्म, मेरा x बार ds over s। सिमिलरली इसी तरह से y बार बनेगा, y बार ds over s। तो where x bar and y bar is the center of gravity of the small arc length ds। अगर मेरा ऑब्जेक्ट प्लेन फिगर बन जाए कि हमारे पास टू डायमेंशनल फिगर एरिया लिमिट, एरिया बन रहा है इस तरह से कि हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ये इस तरह का ऑब्जेक्ट कुछ भी, तो जिसकी थिकनेस भी होगी कुछ ना कुछ, तो मेरा जो वेट होगा, वेट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। वेट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, मेरा जो वेट है वो एरिया के प्रोपोर्शनल। तो रो अगर मैं डेंसिटी लगा लूं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो जी क्या हो जाएगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स mg ओवर। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू थिकनेस, T स्टैंड्स फॉर थिकनेस, थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास अब मेरा जो वेट है वो प्रोपोर्शनल दे रखे, वेट इज प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया ऑफ द पूरे कंप्लीट एरिया। अगर मैं मान लूँ ए के बराबर है तो मेरा जो कंप्लीट वेट है वो एरिया के प्रोपोर्शनल। तो वेट ओवर एरिया ये मेरा कंप्लीट वेट था। वेट इज प्रोपोर्शनल टू ए हमारे पास, तो वेट रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, जी इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम का वेट इतना है, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इट मीन्स दिस इज वेट पर यूनिट एरिया। और साथ में मेरा टी, तो मेरा रो जी ए टी, तो रो जी ए टी जो हमारे पास था, रो जी ए टी, यहां से हमारे पास रो जी की वैल्यू आ चुकी थी, रो जी की वैल्यू आ चुकी थी एम जी ओवर वी इनकी एम जी ओवर ए टी। तो एम जी की वैल्यू आ गई, एम जी की वैल्यू आ गई मेरी किसके बराबर, यहाँ से किसकी वैल्यू निकली है, दिस इज रो जी, तो मेरी एम जी की वैल्यू आ गई रो जी टी, इट मीन्स रो जी टी। थिकनेस मेरी यूनिफॉर्म होगी, तो मेरा वेट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पूरा के पूरा ये सारी चीजें कांस्टेंट है। डेंसिटी भी यूनिफॉर्म स्मूथ बॉडी है, डेंसिटी थ्रू आउट सेम रहेगी, जी भी हमारा कांस्टेंट है, थिकनेस भी मेरी पूरी बॉडी के सेम है। तो मेरा वेट जो है वो एरिया के प्रोपोर्शनल। वेट अगर मेरा एरिया के प्रोपोर्शनल है तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बनेगा, मेरा एक्स बार हमारे पास डी ए ओवर, पहले जो फॉर्मूला था उसी को देखते हैं, इट वाज डी डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू, where x bar is the center of gravity of the small weight dw and that x bar is center of gravity। dw की वैल्यू हमारे पास आ गई, w was proportional to rho g t times a, ये था। तो dw कितना हो जाएगा, ये सारा मेरा कांस्टेंट है, rho g t d times a, यहाँ पर rho g t d times a, और यहाँ पर फिर से rho g t और फिर एक साथ, तो रो जी टी कॉन्स्टेंट है मेरा जो बना एक्स बार डी ए ओवर। एक्स बार क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए। सेम इसी तरह से वाई बार निकालोगी, इट इज वाई बार डी ए ओवर। तो मेरे पास
मैथमेटिक्स में हमारे पास अब दो चीजें निकल के आ गई कि मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर्क ऑफ ए कर्व की निकालनी है। तो मेरा जो फॉर्मूला होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, दिस इज एक्स बार ds ओवर एस, वाई बार इज, हमारी जो नोटेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की विधि में, कैपिटल एक्स बार कैपिटल वाई बार, इट इज वाई बार ds, वेयर एक्स बार वाई बार क्या होगा, इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्मॉल आर्क लेंथ ds, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन एरिया। तो हमारे पास एक्स बार क्या बनेगा, इट इज एक्स बार डी ओवर ए, वाई बार इज वाई बार डी ओवर ए, वेयर एक्स बार वाई बार क्या होगा कि हमने पूरी की पूरी जो ऑब्जेक्ट है उसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया। तो एक्स बार वाई बार इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो हमें आर्क ऑफ कर्व की निकालनी है तो हम एस की फॉर्म से निकालेंगे, एरिया एलिमेंट की निकालनी है तो डी ए से निकालेंगे। तो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया मैथमेटिक्स में। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। मुझे निकालनी है सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे निकालनी है। सपोज मेरे पास इक्वेशन ऑफ ए सर्कल दे रखी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेमी सर्कल चाहो तो इधर वाली साइड का लो, चाहे इधर वाली साइड का, हम ऊपर वाला ले लेंगे। दिस इज माइनस ए जीरो, दिस इज ए जीरो। मुझे सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। सेमी सर्कल हमारे पास ये आर्क की फॉर्म में भी है सेमी सर्कल, और एक इनसाइड वाला एरिया भी है। तो क्लियरली अगर मुझे बाहर आर्क वाली फॉर्म का निकालना हो एस का फॉर्मूला लगा के, तो ये मेरा मिडिल पॉइंट जो है ये जो पॉइंट है वो मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। बिना निकालने की भी तुम सेंस में दिखा सकते हो कि मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर मेरा एरिया का निकालना है, ये सारे एरिया का, तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा वो हम निकालने जा रहे हैं। तो मेरा एक्स बार का फॉर्मूला एक्स बार डी ए ओवर ए, वाई बार इज वाई बार डी ए। अब क्योंकि मेरा सिमेट्रिकल है सारे के सारा, तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेफिनेटली मेरा इस पॉइंट पे है। तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट 0 आने वाला है। तो जी पॉइंट मैंने रखा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। निकाल के भी देख सकते हो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब मैं एम निकालूंगी तो मेरा 0 आएगा। तो हमारा मेथड क्या है, वाई बार इज, तो हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट में इसको डिवाइड किया पूरी की पूरी उसको। तो पहले मैं वाई बार निकालने जा रही हूँ। वाई बार जब निकालोगे तो स्ट्राइक लेनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमारे पास तो ये निकला किसके बराबर, दिस इज सपोज ये पॉइंट हमारे पास सर्कल के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट है स्मॉल एक्स वाई। तो ये जो लेंथ ये बनेगा तुम्हारे पास dx, और ये जो हाइट है ऑलमोस्ट इक्वल टू y हो जाएगा। तो dA मेरा बना dx इंटू वाई या y dx। तो dA की वैल्यू क्या है, x बार एंड y बार क्या था मेरे पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ dA पोर्शन। अब ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है जिसकी लेंथ है हमारे पास y, और ये बेस है हमारे पास dx और ये y। मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेफिनेटली आने वाला है वो इस पॉइंट के ऊपर आने वाला है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे मेरे पास, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनने वाले हैं मेरे पास यहाँ जो x तो हमारे पास x ही है, लेकिन y जो होगा y/2 हो जाएगा। x स्मॉल है तो ये अप्रोक्सीमेटली वापस x ही बनेगा। वो छोटी स्ट्राइप लिया हमने जिसकी बेस लगभग ये x के बराबर ही है। तो हमारे पास ये जो बनने वाला है दैट इज पॉइंट एक्स वाई था, कोई भी पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या बनने वाला है इस पॉइंट के, इस पॉइंट के उस पूरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है सपोज एक्स वाई, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बिल्कुल सेंटर में जो है एक्स y/2। तो मेरे पास जो पुट करने मुझे y कोऑर्डिनेट पुट करना y बार, तो ये बनेगा y/2, d इज y dx एंड a इज सेमी सर्कल का एरिया। तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई स्क्वायर। अब x कहाँ से लेके कहाँ तक ले कर रहे हैं माइनस, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालने जा रहे हैं सेम, तो निकालो। अब यहाँ से कितना बनेगा मेरा ये, दिस इज -a to a करें, सिमेट्रिकल पोर्शन है 2 टाइम्स 0 to a भी कर सकते
एंड दिस इज अगेन y बाई 2 था, तो मेरा y स्क्वेयर डी एक्स दैट इज पाई ए स्क्वेयर बाई ए। तो ये 2 मेरा ऊपर चला गया, दैट इज 0 टू a y क्यूब और y स्क्वेयर डी एक्स एंड देन पाई। दिस इज फर्दर किसके बराबर आ जाएगा 2 y स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वेयर की वैल्यू मैं यहाँ से लिख करूँगी 0 टू a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अगेन डी एक्स डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वेयर। तो हमारे पास कैलकुलेशन करनी है हमें, तो मेरा y बार आ गया 2 टाइम्स a स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 टू a डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वेयर। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, दिस इज ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3 दैट इज पाई ए स्क्वेयर, दैट वुड बी 3a स्क्वेयर माइनस ए क्यूब, ये बच जाएगा मेरा 2 बाई 3 एंड देन पाई ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर से ए क्यूब खत्म कर दोगे 4 बाई 3, तो मेरा जो सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा वो इस पॉइंट के ऊपर, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 4/3 तो ये आंसर आ गया मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कल। सेम इसी तरह से मुझे निकालनी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए क्वार्टर सर्कल। सेमी सर्कल की कर चुकी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल मैं कोई भी क्वाड्रेंट का ले सकती हूँ, ये मैंने लिया क्वार्टर सर्कल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर्कल की इक्वेशन फिर से वही, तो सपोज ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो एक्स बार इज अगेन हमारा जो फॉर्मूला एक्स डी ए ओवर ए, वाई बार इज वाई डी ए ओवर ए। एक्स बार वाई बार वेयर कैपिटल एक्स वेयर एक्स बार एंड वाई बार इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डी ए। फिर से अगर मैं यहाँ पर स्ट्राइक करी जाए तो मेरा क्या बनेगा ये, तो मैं कोई एक निकाल दूंगी, हमारा जो सारा पोर्शन है वो सिमेट्रिकल, दिस इज 0 2, तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालूं या वाई कोऑर्डिनेट निकालूं, बिल्कुल सिमेट्रिकल है मेरी सर्कल की इक्वेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास, तो एक कोऑर्डिनेट निकाल दो, अगला कोऑर्डिनेट मेरा सेम आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब निकालने जा रहे हैं एक्स बार वाई बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डी ए, तो मेरा डी एलिमेंट ये, तो ये फिर से ये पॉइंट मैंने एक्स वाई माना सपोज, तो मेरे जो ये बनेगा डी एक्स हाइट बन जाएगी वाई, तो डी ए आ जाएगा मेरा वाई। फिर से वही इस पूरे की पूरी स्मॉल स्ट्राइप का मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस पॉइंट पर आएगा, तो वाई बार जो आ जाएगा मेरा वाई बाई बिल्कुल मिडिल पॉइंट। तो हमारे पास वाई बार इज वाई बाई 2, डी ए आ गया मेरा वाई बार निकल गया मेरा कैपिटल वाई बार, दिस इज वाई बाई 2 वाई डी एक्स। एरिया क्वार्टर सर्कल का एरिया दिस इज हाफ वाई स्क्वेयर की वैल्यू फिर से यहाँ से ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स एंड देन पाई ए स्क्वेयर बाई। अब लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक लोगे, लिमिट लेने जा रहे हो तुम्हारे पास 0 एक्स वेरी कर रहा मेरा 0 से। अगर मुझे ये वाला चीज़ निकालनी होती, अगर मेरी ये चीज़ निकालनी होती तो बिल्कुल मैं स्ट्राइप्स पैरेलल लेती एक्स एक्सिस की, और मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता वो क्या बनता, मेरा एक्स बार की वैल्यू बनती है एक्स बाई। ध्यान से, जब मेरा वाई बार निकालना है तो मैंने स्ट्राइप खींचनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब मैंने एक्स बार निकालना है तो मेरी स्ट्राइप खींचनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो हम उस चीज़ में नहीं जा रहे। तो दिस वुड बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, अब ये सिंप्लीफाई करो इसको, दैट वुड बी इक्वल टू 4/2 इंटू 2 बच जाएगा मेरा, दैट इज पाई ए स्क्वेयर। लिमिट क्या बनी मेरी ए स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 2, दैट वुड बी इक्वल टू इज 2 बाई सिंप्लीफाई करके 2 बाई पाई ए स्क्वेयर इट इज 3 बाई 2a स्क्वेयर क्यूब बाई 3।
ये बना मेरा 4 बाई पाई ए साथ में और इधर, तो ये मेरा आ गया 4 बाई 3 4a बाई 3 पाई। तो मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई बार बना है दैट इज 4a बाई 3 पाई, किसका क्वार्टर सर्कल और सिमेट्रिकल है डिट्टो, तो मेरा बाई कोऑर्डिनेट भी बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है। नेक्स्ट अब निकालने जा रहे हो सेम इसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पैराबोलिक एरिया। मेरा पैराबोला कोई भी हो सकता है, तो मैंने ले लिया ये पैराबोला। कौन सा पैराबोला? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की फॉर्म का, दिस इज दिस। तो मेरा पैराबोला ये आ गया। अब जो आएगा तुम्हारे पास, ये सपोज हमने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सिर्फ इस पोर्शन का निकालना है, कहीं ना कहीं बाउंड करना पड़ेगा सिर्फ इस पोर्शन का। इसकी हाइट मुझे दे रखी है, सपोज दिस इज h। तो मैंने इसको फिर से स्ट्राइप्स में डिवाइड किया। अब तुम्हारे पास जब मैं स्ट्राइप्स में डिवाइड कर रही हूँ, तो मेरे स्ट्राइप्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, स्ट्राइप्स की लेंथ हर बार चेंज हो रही है। तो मेरे पास अब के तुम्हारे, और ये जो सपोज कर लो दिस इज पॉइंट ए, ये जो लेंथ मानी है, तो हमारे पास ये जो पॉइंट है दैट इज पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे मेरे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बने मेरे ए एच, पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। तो मैं ए एच और के में रिलेशन निकाल सकती हूँ। तो दिस इज एच इज इक्वल टू के टाइम्स ए स्क्वायर, दैट मीन्स के की वैल्यू आ गई मेरी ए स्क्वायर एच। तो मेरी पैराबोला की जो इक्वेशन है उसको यूँ भी लिख सकती हूँ, वेयर ए गिवन होगा, एच गिवन होगा। तो हमारे पास मेरी पैराबोला की इक्वेशन आ गई अब, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द पैराबोला और ए हमारे पास इस तरह से। नेक्स्ट अब निकालने जा रही हूँ। अब मैंने कोई भी एक बीच में डी ए पोर्शन लिया, तो इस डी ए निकालने जा रही हूँ। अब तुम्हारे पास फिर से सिमेट्रिकल पोर्शन है बिल्कुल सारा का सारा। जो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेफिनेटली मेरा वाई एक्सिस के ऊपर आने वाला है, इस लाइन के ऊपर आने वाला है। तो मेरा एक्स बार तो डेफिनेटली मेरा 0 होगा, मुझे वाई बार निकालना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल के दिखाने ऑफ दिस पैराबोला। वाई बार का फॉर्मूला हमारा, वाई बार का फॉर्मूला वाई बार डी ए डिवाइडेड बाय डी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द पूरा का पूरा ये पैराबोला बाउंडेड बाय दिस। अब पहले तो एरिया ऑफ द पैराबोला निकलेगा कैसे? डी ए कैसे बनेगा हमारे पास? स्मॉल डी ए ये वाला ले लिया। तो अब हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिस इज, ये तो डी एक्स मान लिया। अब इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट आएगी तुम्हारे पास, टोटल हाइट एच है माइनस ये पॉइंट करने जा रहा है। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट अगर मैं सपोज करूँ दिस इज एक्स वाई, नीचे वाले पॉइंट की, तो नीचे वाले पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो मेरी होल लेंथ एच थी, इसमें से वाई चला गया तो मेरी इसकी हाइट बनी दिस इज। तो अब हमारे पास बीच वाला जो डी ए है, बीच वाला जो डी ए आएगा, जो उसकी हाइट बनने वाली है एच माइनस वाई, दैट मीन्स एच माइनस वाई और साथ में मेरा ये मेरा डी ए है। एच माइनस वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू है मेरी ए स्क्वायर बाई एच एक्स स्क्वायर। तो मेरा टोटल एरिया कैसे निकलेगा? डी ए का इंटीग्रेशन, वो भी निकालेंगे, प्लस यहाँ पर रखेंगे सेम। तो ये बना एच माइनस ए स्क्वायर एच एक्स स्क्वायर होल एरिया होगा। लेकिन अब इसमें एक्स की वैल्यूएशन पूरा पूरा एरिया सिमेट्रिकल है, जितना एरिया यहाँ है उतना एरिया यहाँ है। तो मैं बजाय कि माइनस ए टू ए वेल करूँ, दिस इज 2 टाइम्स 0। तो ए आ जाएगा मेरा टोटल एरिया 2 टाइम्स 0 टू ए एच माइनस ए स्क्वायर बाई एच एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन करो अब इसका, एच एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई एच एक्स क्यूब 0। तो इसको सिंप्लीफाई करके तो मेरा जो एरिया आ जाएगा दैट इज 4/3 एच, वेयर एच हमारे पास हाइट ऑफ द पैराबोला और ये हमारे पास बेस। तो
हमारे पास अगर पैराबोला की इक्वेशन इस फॉर्म की है y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एच एक्स स्क्वायर, तो मेरा पैराबोला का जो एरिया निकल के आएगा मुझे निकल के आएगा 4/3 HP। तो मेरा ये एरिया निकल गया, DA भी निकल चुके हैं, टोटल ए भी निकल गया, DA ऑलरेडी निकाल चुके हो। y बार मुझे निकालना, तो y बार कितना हो जाएगा अब ध्यान से, तो मेरा y बार क्या निकलेगा, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के, दिस इज x y मैंने माना, y बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट, y बार क्या निकला मेरे पास, y बार इज, तो टोटल हाइट मेरी पूरी की पूरी h दे रखी है, ये जो हाइट बनने वाली है मेरे पास कितनी बनने वाली है, ये पूरी हाइट का मिड पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, दिस वुड बी इक्वल टू, ये पूरी हाइट तो हमारे पास नीचे वाली हाइट है ये y, और ये पूरी की पूरी h तुम्हारे पास, तो बीच वाला पॉइंट है मेरे पास, तो दिस इज क्या बनने वाला है मेरा y बार जो बनने वाला है दैट इज h प्लस y/2, ट्राइपीजियम का जैसे तुमने कहा, तो दिस इज y कोऑर्डिनेट, दिस इज पूरा के पूरा h कोऑर्डिनेट, तो तुम्हारे पास y बार जो बनेगा, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो y बार जो बनने वाला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनने वाली इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कि हमारे पास ट्रेपेजियम है, कि ये हमारे पास इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट दे देगा, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट दे देगा, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मिडिल पॉइंट से निकल जाएगा h प्लस y/2। तो रखेंगे हम इसको, अब इसको रखो तुम्हारे पास y बार इज दिस, तो कैपिटल Y बार आ गया मेरा, y बार की वैल्यू h प्लस y की वैल्यू यहाँ पे चलो एक बार लिखते हैं हम, h प्लस y/2 h माइनस ए स्क्वेयर h एक्स स्क्वेयर, साथ में मेरा dx, और टोटल एरिया निकाल ही चुकी हो। फिर से y बार हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने जा रही हूँ मैं, x की वेरिएशन पूरी की पूरी इसमें पैराबोला में कहाँ से लेके कहाँ तक हो रही है, -a to a के करने के बजाय मैं क्या कर दूँ 2 टाइम्स, तो x की वेरिएशन मुझे देखनी थी पूरे पूरे पैराबोला में कहाँ से लेके कहाँ तक है, लेकिन 2 टाइम्स करके एंड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ये मेरा टोटल एरिया जो आया। अब y की वैल्यू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x से मेरे y की वैल्यू वापस से पुट करना पड़ेगा, तो y पुट कर दो यहाँ, इट इज 2 टाइम्स 0 to a h प्लस y की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 h माइनस ए स्क्वेयर h एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4/3 टोटल एरिया, दिस इज बन जाएगा a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला, h स्क्वेयर माइनस a4 बाई h स्क्वेयर x4 डिवाइडेड बाय 4/3 h। इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आया दैट वुड बी योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट हम करने जा रही हूँ पेपस एंड गुल्डन, दो थ्योरम्स है पेपस एंड गुल्डन्स की, गोल्डिन्स भी कर देते हो, गोल्डिन्स भी, यूं भी लिखते हो। तो फर्स्ट थ्योरम है और सेकंड थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम है तुम्हारे पास सरफेस के लिए, सरफेस एरिया के लिए, और सेकंड थ्योरम है तुम्हारी वॉल्यूम के लिए। तो स्टेटमेंट लिखवा रही, क्वेश्चन हम उसके कल देखेंगे। पेपस एंड गोल्डिनस थ्योरम भी बोल देते हैं। फर्स्ट थ्योरम के ऊपर आ रहा है। फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, स्टेटमेंट क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय, किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग ए कर्व। ऑब्जेक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, रोटेटिंग ए कर्व से फॉर्म हो रहा है अबाउट एन एक्सिस where curve and axis of rotation lies in same plane, दोनों सेम प्लेन के अंदर होने चाहिए, and curve does not intersect axis at more than one point. Curve does not intersect axis
such that in two or more parts. तो पहले तो आ रहे हैं हम सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग ए कर्व. इसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ, इस लाइन के ऊपर ब्रैकेट वाले पोर्शन पर. सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग ए कर्व अबाउट एन एक्सिस. दिस इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? सरफेस एरिया किसके बराबर होगा? लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व मल्टीप्लाइड बाय द distance covered by the centroid, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में चेंज भी हो सकती है, लेकिन मैं सेंट्रॉइड के ऊपर ही जा रही हूँ. सेंट्रॉइड मीन्स मिड पॉइंट ऑफ द, जहां पर पूरा वेट आएगा स्मूथ ड्यूरिंग द रोटेशन अबाउट द एक्सिस. अब हमारे पास स्टेटमेंट है ध्यान से. द सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को, एक कर्व को रोटेट किया जाए किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा. सिलेंडर फॉर्म हो सकता है, हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, स्फीयर फॉर्म हो सकता है. तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? लेंथ ऑफ द कर्व मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेंट्रोइड ड्यूरिंग द रोटेशन अबाउट एक्सिस. सपोज हमारे पास है, इसी को ध्यान से देखें कि हमारे पास ये दे रखा है. सपोज हमारे पास जो कर्व है वो लाइन दे रखी, उसको रोटेट करना है अबाउट एक्स एक्सिस. तो हमने जब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट किया तो मेरा जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा वो इस तरह से था. अब तुम्हारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन का कहाँ होगा? वो यहाँ होगा सेंटर. अब तुम्हारे पास सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सरफेस एरिया की जो वैल्यू होगी, ए से लिख देते हैं सरफेस एरिया को. सरफेस एरिया की जो वैल्यू होगी कौन से ऑब्जेक्ट की? रोटेटिंग ए कर्व मैंने लाइन ही ले ली. रोटेटिंग ए कर्व अबाउट एन एक्सिस, कोई भी एक्सटर्नल एक्सिस हो सकती है हमारे पास. तो ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कर्व. अगर मैं इस पूरी लेंथ का नाम एल रख दूं, एल इज मेरी लेंथ ऑफ द कर्व, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कर्व मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेंट्रोइड. कि सेंट्रोइड जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ड्यूरिंग द रोटेशन अबाउट द एक्सिस. कि हमारे पास जी पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पूरी की पूरी रोटेशन के बाद. तो जी पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर जब आएगा तो वो जी डैश हो गया, फिर वापस यहाँ आएगा, तो ये हमारे पास. तो जी मेरा जो डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है वो ये करने वाला है पूरे के पूरे सर्कल का पेरीमीटर. तो जी जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ड्यूरिंग द रोटेशन अबाउट द एक्सिस, वो जो बनेगा मेरा, और डेफिनेटली वो कितना बनने वाला है मेरा, कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे? एक्स बार, वाई बार, सेंट्रोइड के हमारे पास. तो हमारे पास सेंट्रोइड के कैपिटल एक्स बार, कैपिटल वाई बार. तो ये जो ऊपर वाला बनने वाला दैट इज वाई बार बनने वाला. तो सर्कल का जो रेडियस बनने वाला दिख रहा है तुम्हें, दैट इज वाई बार. तो हमारे पास 2 पाई आर होते हैं, तो मेरा क्या बनेगा? ये 2 पाई. तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेंट्रोइड. सेंट्रोइड जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ड्यूरिंग द रोटेशन. अब जो सेंट्रोइड है वो पूरा के पूरा एक सर्कमफ्रेंस ट्रेवल करेगा सर्कल की फॉर्म. तो सेंट्रोइड ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल 2 पाई आर होगा. लेकिन आर क्या है मेरा? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हम कैपिटल एक्स बार कैपिटल वाई बार मानते हैं. तो मेरे जो हमारे पास, क्योंकि मेरी एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, तो मेरा ये जो बनेगा वो वाई बार के बराबर. तो रेडियस जो बनने वाला है वो वाई बार के बराबर. अगर मेरी रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस होती तो मेरा डेफिनेटली मेरा जो बनता है यहाँ 2 पाई एक्स बार. मेरी डेफिनेट जो रोटेशन है अबाउट एक्स एक्सिस है, तो मेरा ये जो डिस्टेंस होगा वाई बार. तो रेडियस आया मेरा वाई बार के बराबर. तो सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे फॉर्म हुआ? रोटेटिंग ए कर्व
मेरी कर्व मैंने लाइन मान ली, कुछ भी हो सकती है हमारे पास कर्व अबाउट एन एक्सिस। अब किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेशन के बाद जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा उसका सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ द कर्व मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेंट्रोइड ड्यूरिंग द रोटेशन अबाउट द एक्सिस। कि हमारे पास एक्सिस के अबाउट पूरी रोटेशन करने पर सेंट्रोइड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो मेरा सरफेस एरिया। तो मेरा जो सरफेस एरिया आएगा दैट इज दिस वन। अब हमारे पास मैं बीच वाले ब्रैकेट के ऊपर आ रही हूँ, वेयर हमारे पास कर्व और लाइन के बीच में हमारे पास जो कर्व है और जो जिस लाइन के अबाउट हमें रोटेशन देनी है उसकी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। कि मेरी जो कर्व जिसको रोटेट करना है मुझे, वेयर कर्व एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई इन द सेम प्लेन। कि मेरी कर्व जो है XY प्लेन में है और मेरे जो रोटेशन करनी है वो भी XY प्लेन के अंदर ही किसी लाइन के अंदर करनी होगी। ऐसा नहीं कि मेरी लाइन तो है वो XY प्लेन में, मैं रोटेशन दे रही हूँ Z एक्सिस के बाद, तो मेरा ऐसा नहीं होगा। मेरी कर्व और एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों सेम प्लेन के अंदर होनी चाहिए। कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट एक्सिस, कि मेरे पास जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन देनी है वो हमारे पास इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरी लाइन ये है, मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी जो ये हमारी कर्व है और मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। ये मेरी कर्व है, तो कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट एक्सिस, कि कर्व एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंटरसेक्ट ना करे इन 2 और मोर पार्ट्स, 2 पार्ट्स ना बन जाए उसकी कर्व। ऐसा ना हो, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास यूं आ जाए कि इस लाइन को इस लाइन के अबाउट रोटेट करें, ये पॉसिबल है। अब तुम्हारे पास लाइन को रोटेट करना है अबाउट दिस लाइन, वो पॉसिबल है, लेकिन इस तरह का नाउ कर्व जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं वो इस तरह से काट रहे कि वो 2 पार्ट्स बन गए कर्व। तो दिस तो हमने रिस्ट्रिक्शन देनी है, तब हमारे पास सरफेस एरिया जो आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का तो किसके बराबर होगा, दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी तरह से आ रही है हमारे पास पेपर्स थ्योरम, सेकंड थ्योरम के ऊपर हमारे पास आ गया। सेम इसी तरह से बिल्कुल डिट्टो, यहाँ मैंने सेकंड थ्योरम, पेपर्स सेकंड थ्योरम, और या फिर मैं इसको क्या दे रही हूँ, वॉल्यूम। या फिर वॉल्यूम वर्जन ऑफ पेपर्स थ्योरम। अब वहां सरफेस एरिया था, यहाँ क्या लिखूंगी मैं, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग एन कर्व की बजाय मैं एरिया को रोटेट करूँ, रोटेटिंग ये एरिया अबाउट एन एक्सिस। कि हमारे पास वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का रोटेशन देने जा रही है, कर्व की रोटेशन नहीं देने जा रही, एरिया को रोटेट कर रहे हैं अबाउट एन एक्सिस, वेयर हमारे पास फिर से वही एरिया एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई इन द सेम प्लेन एंड एरिया डज नॉट इंटरसेक्ट एक्सिस इन 2 or more पार्ट्स इज इक्वल टू द, यहाँ चेंज हो जाएगा मेरा, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द area of the body multiplied by the distance covered by the center of gravity during the center rotation about x। तो मेरा जो चेंज पोर्शन है वहां मेरी कर्व की लेंथ की जगह मेरा क्या बना दिया, एरिया में। तो मेरा यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सेम। तो क्या चेंज हो जाएगा मेरे पास, दैट वुड बी एरिया। और ये किसके बराबर, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बॉडी 2 पाई बाई आर, वेयर एक्स बार वाई बार क्या होगा मेरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया रोटेशन। तो हमारे पास इसकी अगर मैं फिगर बना के देखूं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, ये सपोज मेरे पास एरिया एलिमेंट है और इसकी रोटेशन देखना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो फिगर फॉर्म होगी वो इस तरह से।
पास इस तरह का कोई सिलेंड्रिकल शेप में तुम्हारे पास बन जाएगा। तो सिलेंड्रिकल शेप में तो जो भी शेप बनने वाली है सिलेंड्रिकल शेप 3D में बनेगी तुम्हारे पास शेप। तो जो भी शेप बनेगी तुम्हारे पास, उस शेप का जो वॉल्यूम होगा दैट वुड बी द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। ये जो एरिया बनेगा दिस इज एरिया। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज कर लिया मैंने x बार y बार। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर से वही हमारे पास एक सर्कल की फॉर्म बनेगी तो 2 पाई y बार मल्टीप्लाई बाय द a। तो ये मेरी सेकंड पेपस थ्योरम, सेकंड थ्योरम में बोल देते हैं, वॉल्यूम वर्जन ऑफ द पेपस थ्योरम में बोल देते हैं। तो हमारे पास 2 पेपस थ्योरम है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इसमें काफी यूज हो रहा है। तो हमें पहले कुछ एग्जांपल्स किए जिसमें हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना था ताकि मेरा y बार निकालना आ जाए मुझे। जब मेरा x बार y बार निकालना आ गया तो मैं वॉल्यूम की वैल्यू इससे निकाल सकती हूँ। और तुमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे वॉल्यूम निकालना रेवोल्यूशन का और सरफेस एरिया निकालना, तो वो अलग थे। पेपस थ्योरम की हेल्प से भी निकाल सकते हो, आंसर सेम आने वाला है। तो यूजिंग पेपस थ्योरम जब हमें करना होगा तो लेंथ मल्टीप्लाई करके हम सरफेस एरिया निकालेंगे, एरिया मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम निकालेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे y बार कैलकुलेट होना चाहिए अगर मेरा रोटेशन अबाउट x एक्सिस है, और x बार यहाँ लिखेंगे अगर मेरी रोटेशन अबाउट y एक्सिस है। तो मेरे जो वो आ जाएगा कैलकुलेशन, उसके बाद तुम डायरेक्ट वॉल्यूम और डायरेक्ट सरफेस एरिया निकाल सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही करने जा रहे हैं।